एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स का ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच मानवतावादी उपागम जो कार्ल रोजर्स ने दिया था। ये बीएड सेकेंडरी के वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम कम्युनिटी वर्क वाला जो पेपर है आपका, उसका ये टॉपिक है। और आपने ह्यूमैनिज्म अप्रोच बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी। और ये बीएड सेकेंडरी का जो आपका वर्क एजुकेशन का पेपर है उसके लिए है ये। तो अभी आपको सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें और आप बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलें। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी कार्ल रोजर्स ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। और जो क्लासेस हैं वो क्लासेस भी चलती रहती हैं, जिससे और यदि आप सब्सक्राइबर होंगे और बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस कर दिया होगा तो आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की। जैसे कि ये ह्यूमैनिस्टिक है, जो ह्यूमैनिज्म वर्ड है वो लैटिन के होमो से आया है ना। जो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है वो क्या है, बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जो ये मानती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बाय बर्थ गुड होता है, क्रिएटिव होता है और उसकी ये क्रिएटिविटी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और जो भी ह्यूमन वर्च्यूज हैं, मानवीय गुण हैं, नैतिक गुण हैं, उन जो वर्च्यूज हैं या गुणों को एनहेंस करना चाहिए। और यदि हम इन क्वालिटीज को एनहेंस करेंगे तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। तो देखते हैं कार्ल रोजर्स की ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है। जो कार्ल रोजर्स हैं ये आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकता वाला सिद्धांत भी दिया था, नीड वाला, है ना। जो कार्ल रोजर्स हैं उन्होंने अब्राहम मैस्लो के थॉट से वो उनको प्रभावित हुए। और उन्होंने जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी में पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सेल्फ कंसेप्ट और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को जो है ज़्यादा इम्फेसिस दिया। जो कार्ल रोजर्स हैं ये ही बिलीव्ड that a person behavior is a factor motivated by self actualization। उन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्ति का व्यवहार है वो आत्मबोध से प्रेरित होता है, मतलब अपने आप से प्रेरित होता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और साथ में टेंडेंसीज, जो प्रवृत्तियां हैं, टू वर्क एंड अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर पोटेंशियल एंड अचीवमेंट, जो उसका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो अचीव करता है और उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ पर्सन फॉर्म अ स्ट्रक्चर, इस प्रोसेस के दौरान वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। सेल्फ कंसेप्ट और अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग गुड एंड सेफ। और जो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है वो किससे जुड़ा होता है, अच्छी फीलिंग से जुड़ा होता है और सेफ्टी से जुड़ा होता है। जो कार्ल रोजर्स हैं उन्होंने पर्सनैलिटी को जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब जो सेल्फ है, सेल्फ को, अपने सेल्फ कंसेप्ट को ज़्यादा इम्फेसिस दिया। और सेल्फ से मतलब यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो कि एक ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। और उसी से ही जो ह्यूमन बीइंग है उसका परसेप्शन होता है, उसका उसके बिहेवियर का इफेक्ट पड़ता है। और यही जो है सेल्फ कंसेप्ट, यही बिहेवियर का एक डिटरमाइनर भी है, यानी कि एक फैक्टर भी है। और जो भी ह्यूमन बीइंग है वो उसी तरह से ही बिहेवियर करता है जो कि उसके सेल्फ कंसेप्ट से मेल खाता होता है ना, जो उसके सेल्फ कंसेप्ट की से उसकी कंसिस्टेंसी होती है। और ऐसे व्यवहार वो अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं आने देता कि जो कि सही व्यवहार नहीं होते, यानी कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होते हैं उनको वो अपने व्यवहार में ही नहीं आने देता। तो यहाँ पर जो कार्ल रोजर्स हैं उन्होंने इसको तीन उसमें डिवाइड किया है। पहला तो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की संरचना। दूसरा है डायनेमिक पर्सनैलिटी, व्यक्ति की गतिकी। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की संरचना। कार्ल रोजर्स ने इसके लिए क्या कहा है? कार्ल रोजर्स ने इसके लिए कहा कि उन्होंने इसके लिए दो एस्पेक्ट बताए हैं। ठीक है, कार्ल रोजर्स ने इसके लिए कितने एस्पेक्ट बताए हैं? इसके लिए केवल दो एस्पेक्ट बताए हैं। सबसे पहला है उसमें ऑर्गेनिज्म, प्राणी। दूसरा है सेल्फ या सेल्फ कंसेप्ट।
और आइडल सेल्फ में ही आइडल कंसेप्ट भी है ये। ऑर्गेनिज्म पहले हम देखेंगे ये क्या है, मतलब प्राणी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें जो भी फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल दोनों तरह से ये काम करता है। और इसमें ही वो जो उसका सेल्फ है, सेल्फ और जो फिनोमिनल फील्ड है, वो दोनों ही इसके अंदर शामिल होते हैं। कार्ल रोजर्स का ये मानना है कि जो भी सब हर तरह के प्राणी के पास अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में रहते हैं, और जो उनके कॉन्शियस अनकॉन्शियस में रहते हैं वो एक्सपीरियंस, उन्हीं को ही फिनोमिनल फील्ड प्रासंगिक क्षेत्र कहा जाता है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो वो बिहेवियर करता है वो इसी फिनोमिनल फील्ड के कारण करता है, मतलब उसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जो व्यवहार होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, बिहेवियर करता है। वो उनका ये मानना है कि किसी स्टिमुलस को देखकर वो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता, मतलब बाहर ही कोई स्टिमुलस दे दिया जाए तो वो उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो उसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन मन में होता है, उस तरह का ही वो व्यवहार करता है। और इसके बारे में ये भी सही बात है कि जो मनुष्य है वो अपने बारे में सही सही जानता है कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है ना। दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता कि वो क्या व्यवहार कर रहा है। अब इस समय हम आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है ना। तो दूसरा है इसका जो एस्पेक्ट है, दूसरा सेल्फ। इसके अंदर दो आते हैं, सेल्फ कंसेप्ट और आइडल सेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि हर व्यक्ति का अपना सेल्फ कंसेप्ट होता है ना। कि जैसे और ये जो सेल्फ कंसेप्ट है ये इन्फेंसी पीरियड से ही धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में वो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसका, कि धीरे धीरे मतलब उसको स्पेसिफिकेशन हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, उसको स्पेसिफिकेशन हो जाता है उसका। धीरे धीरे ये सेल्फ कंसेप्ट बनने लगता है। जैसे कि पता चल जाता है कि अच्छा बुरा, सुख दुख की पहचान होना, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में पता चल जाता है। तो इसमें क्या है, एक दो सेल्फ की बात, उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट और आइडल कंसेप्ट। अब हम देखते हैं सेल्फ कंसेप्ट क्या है। भाई जो सेल्फ कंसेप्ट से मतलब ये है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं, उन सारे एक्सपीरियंस का उसको खुद को पता होता है। ये उसका क्या है, सेल्फ कंसेप्ट है। कि जैसे मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आगे मुझे पता है कि जो मैं कैसा हूँ, है ना। तो जो सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट की मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगी कि इसका जब ये बन जाता है तो इसमें हम जो है आसानी से इसको चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है वो बन जाता है, उसमें चेंज लाना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति का सेल्फ कंसेप्ट होता है वो उसका जो रियल जो उसका सेल्फ होता है उससे कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब आइडल क्या है, आइडल सेल्फ क्या है, भाई हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ आदर्श होता है ना। वो वही बनना चाहता है, उसी की तरह करना चाहता है। कभी कभी कोई टीचर हमारी आइडल होती है, कभी हमारे पेरेंट्स हमारे आइडल होते हैं। तो मतलब ये है कि जो आइडल सेल्फ है वो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसा आइडल है, एक तरह का आइडल है, मतलब एक तरह का हम उसको आइडल मान लेते हैं कि मेरा ये आइडल है, मैं इस आइडल की तरह बनना चाहते हैं हम, है ना। और वो सारे गुण हम उसमें अपने आप में लाना चाहते हैं। हमारा मान लीजिए हमारा कोई टीचर हमारा आइडल है, तो उसके अंदर हम बहुत सारी क्वालिटी देखते हैं कि वो टाइम पे क्लास में आता है, स्टूडेंट की हेल्प करता है। तो वो सारी क्वालिटी हम अपने अंदर भी लाना चाहते हैं। सारे जो क्वालिटीज हैं हमारे अंदर वो आती हैं, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और इससे व्यक्ति में जो डेवलपमेंट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। कार्ल रोजर्स ने कहा है कि जो आइडियल कंसेप्ट है, आइडियल कंसेप्ट और सेल्फ कंसेप्ट, इन दोनों में यदि कंसिस्टेंसी होती है तो मतलब सही माना जाएगा। यदि कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब वो सही नहीं माना जाएगा, मतलब, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब कि जो सेल्फ कंसेप्ट है और आइडियल सेल्फ है, इन दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दोनों में मेल होना चाहिए। कि जैसा मैं हूँ, मैं अपने आइडियल को देखकर ऐसा बनना चाहता हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, यदि क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की गतिकी। अब इसमें इन्होंने बात की है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, वस्तुवादी प्रवृत्ति की बात की है। कि जो वस्तुवादी प्रवृत्ति का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है, ये ऐसी डिजायर है जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके। जो हमारा गोल है उस गोल को हम अचीव कर लेते हैं,
उसे हम कहेंगे एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, वस्तुवादी प्रवृत्ति। मान लीजिए हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बन गए, है ना। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन गए। टीचर बन गए। तो ये इस वस्तुवादी प्रवृत्ति को मानते हैं। और इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे किया है इन्होंने। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं। और जैसे कि ह्यूमन नीड होती है, भूख लगना, प्यास लगना, और जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम उसके लिए एक्शन भी करते हैं ना, उसके लिए कुछ काम भी करते हैं ना, है ना। बिना काम किए तो हम अपनी भूख प्यास को शांत नहीं कर सकते। और यही हमारी क्या है, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है कि हमें जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी फिजिकली काम भी करना पड़ेगा। और जब हमें ये अचीव हो जाएगा, हमारा उद्देश्य है जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका तनाव में कमी करना नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि तनाव में कमी करना में ये ऐसा नहीं मानना कि हम फ्रस्ट्रेशन जो हमारा कम, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करने के लिए हमें ये कंपेल करते हैं कि आपको ये जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जिससे कि हम क्या है उसमें एक्टिव रहते हैं। एक तरह से हमें उससे तनाव रहता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, और तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों में ही ये टेंडेंसी पाई जाती है। अब इसके बाद है आपका ये कि इसी में ही जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है, इसके अंदर ही दो इन्होंने मेन जो है नीड्स बताई हैं। वो है एक मेंटेनेंस नीड और दूसरी एनहेंसमेंट नीड। मेंटेनेंस नीड मतलब कि ये जो नीड है, इनके थ्रू व्यक्ति अपने आप को ठीक ढंग से मेंटेन करता है, इसलिए इसका नाम मेंटेनेंस है। मेंटेन करता है जो उसकी बेसिक नीड्स हैं। कौन सी बेसिक नीड्स हैं? भूख लगना, प्यास लगना, हमें हवा मिलनी चाहिए, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। इसके लिए वो क्या रहता है, अवेयर रहता है। और यह वे अपना जो उनका सेल्फ कंसेप्ट है वो उसका भी ध्यान रखता है। और जो एक्सपीरियंस है, और उन एक्सपीरियंस मतलब वो अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस को नहीं आने देता है। ऐसे ही एक्सपीरियंस लेता है कि जो कि उसके सेल्फ कंसेप्ट के फ्रेंडली होते हैं, सेल्फ कंसेप्ट के अनुकूल होते हैं। दूसरा है एनहेंसमेंट नीड, समृद्धि की आवश्यकता। यहाँ पर क्या है कि जो उसका सेल्फ कंसेप्ट है, वो सेल्फ कंसेप्ट को तो एज इट इज बनाए रखना चाहता है, और उससे अपने आप को पहले से और ज्यादा वो एनहेंस करना चाहता है अपने आप को, है ना। इसी को उन्होंने एनहेंसमेंट का नाम दिया, एनहेंसमेंट नीड कहा। और इस ये नीड भी दो तरह की होती है। एक तो है आपकी पॉजिटिव रिगार्ड और दूसरा है सेल्फ रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड मतलब पॉजिटिवली रिगार्ड करना किसी दूसरे का, और अपने का भी रिगार्ड होने देना, है ना। और ये जो नीड है, ये नीड में कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है। अब हम अपने पेरेंट्स को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, है ना। हमें ये नहीं है कि हमें हमें इसके बदले वो मिले या ये मिले, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे सामने कंडीशन होती है। उन कंडीशन भाई हम कहें कि आप हमारा ये काम करो तभी हम आपका ये काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुई, कंडीशन हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, कंडीशन। यहाँ पे लिखना था मुझे पॉजिटिव और सेल्फ रिगार्ड। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिगार्ड में आएगा। सेल्फ रिगार्ड से मतलब ये है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग अपना स्वयं का रिगार्ड और जो आत्मीयता की भावना है वो देने की आवश्यकता महसूस करता है। कहने का मतलब है, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी जो इम्पोर्टेंस पर्सनैलिटीज होते हैं उनसे उसको मान सम्मान मिलता है ना। कभी कभी क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं, कि टीचर एक 30 बच्चे की क्लास है, टीचर एक बच्चे को बुलाकर उसकी जो पीठ पर पैटिंग करती, थपथपाती है, तो ये क्या है, उसको पॉजिटिव यानी कि सेल्फ रिगार्ड मिल रहा है ना। क्योंकि उसको किसी ऐसी पर्सनैलिटी से जो हायर पर्सनैलिटी, उससे प्यार मिल रहा है उसको। इस तरह की आवश्यकता को हम कहेंगे सेल्फ रिगार्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर क्या है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर आत्मबोध हो रहा है। यहाँ पर इसमें 4 कंडीशन बताई गई हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को दूसरों से सम्मान और प्यार मिलना, और दूसरा है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपनी जो हमारी एफिशिएंसी है उसका भी रिगार्ड करना चाहिए।
भाई दूसरे को शेप मिल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन जो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम अपनी एफिशिएंसी लगा रहे हैं उसका भी हमें रिगार्ड करना चाहिए। और साथ साथ में जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कि हमें एक को सिलेक्ट करना होता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारा, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या है फिर, सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा आती है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में से उनको चुनाव करना चाहिए। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। अब व्यक्तित्व का विकास, इसके लिए रोजर्स ने क्या कहा, इसके लिए इन्होंने कहा कि दो तरह की इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है उसमें सेल्फ कंसेप्ट और जो ह्यूमन बीइंग की अपने एक्सपीरियंस है, उन दोनों एक्सपीरियंस में यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन द एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनैलिटी एज इम्पोर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है कि एक्सपीरियंस और सेल्फ, इनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब इन दोनों में कोई डिफरेंस आ जाता है या किस तरह की कोई भी चिंता उत्पन्न हो जाती है तो इससे बचने के लिए कुछ ऐसी जो रिएक्शन भी करते हैं ह्यूमन बीइंग, जो इससे रिएक्शन करते हैं, इनको बचाव के लिए रिएक्शन किया जाता है, उसे डिफेंस मीजर्स कहा जाता है। और ये दो तरह की होती हैं। एक होती है डिस्टोरेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा डिस्टोरेशन एंड डिनाइल, दो तरह की होती हैं। दो तरह की हैं, विकृति और खंडन। और विकृति और खंडन कौन कौन सी हैं ये भी देखना पड़ेगा भाई। डिस्टोरेशन कौन सा है कि जब व्यक्ति जो उसे खुद के एक्सपीरियंस हैं उसकी वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है, जिससे कि उसका आत्म जो सेल्फ कंसेप्ट है वो अनुकूल दिखे। मतलब मान लीजिए कि अच्छे नंबर नहीं आए, है ना, अच्छे नंबर ना आने पे हम ये कहें कि भाई पेपर बहुत टफ था, इसका मतलब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्यों क्यों बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है हम उसी के अकॉर्डिंग ही दिखना चाहते हैं। दूसरा कौन सा है, डिनाइल, खंडन कर देना। इसमें जो भी ह्यूमन बीइंग है वो जो भी मतलब अपोजिट एक्सपीरियंस है उनको अपनी चेतना में लाने से ही इनकार कर देता है, उनको अपने अंदर लाना ही नहीं चाहता है, अपनी कॉन्शियस में ऐसी फीलिंग को लाना ही नहीं चाहता है वो, है ना। इस तरह से दोनों उपाय को करके अधिक से अधिक हम अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी है वो पूरी थ्योरी। अब इसकी हम क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, क्वालिटी देख लेते हैं, पहले इसकी मेरिट देख लेते हैं, क्या मेरिट है भाई। इस मेरिट में क्या है, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ गुड और क्रिएटिव होता है, हमें उसी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं कि हमारे सामने एक नया, एक यूनिक हमें एक फॉर्मूला मिलता है, ये है ना। और दूसरा, ये सिद्धांत जो फ्रायड और एक्सन जो सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, थ्योरी दी थी सॉरी, ये उससे बिल्कुल ही अलग है। और इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखा गया। इन्होंने कहा है कि यदि सेल्फ इमेज और सेल्फ इमेज और हमारा जो सेल्फ आइडल है वो दोनों सेम होंगे तो क्या है, हम जल्दी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो थ्योरी है ये क्लासरूम टीचिंग के लिए भी बेनिफिशियल है। हालांकि इन्होंने फिक्स करिकुलम को इन्होंने अपोज किया, इन्होंने कहा कि फिक्स करिकुलम नहीं होना चाहिए, है ना। और सेल्फ एस्टीम की बात की इन्होंने, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, एम्पैथी इंक्रीज की जाए, इसकी बात की इन्होंने। अब इसकी डिमेरिट दे लेते हैं। डिमेरिट क्या है इसकी, डिमेरिट है इसकी कि इन्होंने एक्चुअलाइजेशन की बात की, है ना, और एनहेंसमेंट की बात की, लेकिन इन दोनों को वो बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इसकी एक डिमेरिट होगी। और दूसरा, कॉलरस ने कहा साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरी हैज नॉट बीन प्रूव्ड, जो साइंटिफिक वैलिडिटी है वो प्रूव नहीं है ना। और कार्ल रॉजर्स ने जो एक्सपीरियंस है उनको स्टडी करना ही बताया, और जो क्रिटिसाइज करते हैं वो इस तरीके को सही नहीं मानते हैं। दिस थ्योरी हैज नेग्लेक्टेड द बिहेवियरिस्ट, जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया, उन्होंने इस थ्योरी को सही नहीं माना है। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था करिकुलम फिक्स नहीं होना चाहिए। तो भाई जब तक करिकुलम फिक्स नहीं होगा तो हम अपने क्लास को कैसे रन कर पाएंगे। तो ये इतने क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इसके बाद भी जो कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इस अप्रोच का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यहाँ पर आपको 2 लिंक दिए, यहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरह की वीडियोस या जो आपका एजुकेशनल मटेरियल है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू।